हेलो वेलकम टू इन्फिनिटी। टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली है क्या। ठीक है ना। बॉस हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स होती क्या है। बेसिकली जो इकोनॉमिक्स होती है इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। एक जो होती है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है और एक जो हमारी होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। ठीक है ना। माइक्रो में हम स्मॉल लेवल पे डिस्कस करते हैं। ठीक है। एक मतलब कि सपोज कीजिए मैक्रो हम पूरे नेशन की स्टडी करते हैं और माइक्रो में एक सोच लीजिए कि पर्टिकुलर फर्म, एक सिंगल फर्म के बारे में आप इतना ध्यान रखिए कि सिंगल फर्म के बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है ना। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, उसके बाद इसका नेचर कैसा है और उसके बाद इसका स्कोप क्या है और देन इसके बाद हम बेसिक टर्म्स कुछ समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखा जाए इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, बेसिकली इकोनॉमिक्स है क्या। ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स जो वर्ड जो है हमारा ग्रीक एंशियन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब इकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड और नॉमिक्स का मतलब मैनेजमेंट। ठीक है ना। कस्टम्स और लॉ, स्टार्टिंग्स में मैनेजमेंट मतलब कि किसको मैनेज किया जाता था, कस्टम्स और लॉज को। ठीक है ना। तो कस्टम आपको पता ही होंगे, कस्टम मतलब रीति रिवाज वगैरह, लॉ हमारे जो कानून। ठीक है ना। तो ये है इकोनॉमिक्स। बट हाउस होल्ड क्या है। देखिए जो रोज़ जो भी हमारे घर में काम वगैरह किया जाता है, एक हाउस की एग्जांपल ही ली गई है। जो भी हमारे खर्चे वगैरह होते हैं घर में। ठीक है ना। हमारे पापा जो क्या करते हैं वो अर्निंग करते हैं और कुछ स्पेंड करते हैं। ठीक है ना। कुछ सामान पे पैसे खर्च करते हैं। तो उनको कैसे प्रॉपर तरीके से स्पेंड किया जाए, या हम कह सकते हैं कि उनका मतलब कि कैसे एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है ना। उनको उनका उन पैसों का हम कैसे बेस्ट यूटिलाइज करें, यही हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में और माइक्रो लेवल पे। ठीक है ना। और यही हम मतलब जब नेशन के बारे में स्टडी करते हैं इन डिटेल तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है ना। तो सब्जेक्ट इज अर्लियरली नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। पहले इसको हम क्या कहते थे, पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है ना। देन उसके बाद इसको एल्फ्रेड मार्शल जी ने कहा कि नहीं, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स 19वीं सेंचुरी तक ही रहेगा, नहीं अब हम इसको क्या कहेंगे, इकोनॉमिक्स कहेंगे। ठीक है ना। तो ये है इकोनॉमिक्स। ठीक है ना। इसमें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो भी खर्चे वगैरह होते हैं उन चीज़ों को मैनेज करते हैं। ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है। ठीक है ना। तो नेचर की बात की जाए तो देखिए अलग अलग स्कॉलर्स आए, उन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्मिथ साहब की, हमारे जो स्मिथ जो फादर ऑफ, ठीक है ना, जो थे इकोनॉमिक्स के, उन्होंने वेल्थ डेफिनेशन दी। ठीक है ना। वेल्थ मतलब वेल्थ किससे रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड। ये इकोनॉमिक्स जो है वो सिर्फ किसके बारे में डिस्कशन करती है, पैसे से। ठीक है ना। कि कोई कितना रिच है, कोई कितना गरीब है और किसको कैसे रिच किया जा सकता है और किसको मतलब कौन कौन से स्टेप्स लिए जाएँ तो हम मतलब कि एक अच्छे तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। ये सिर्फ वेल्थ पे ही एक तरह का कह सकते हैं फोकस करते थे। ठीक है ना। देन उसके बाद मार्शल आए, नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, इकोनॉमिक्स सिर्फ वेल्थ से रिलेटेड ही नहीं है, ये वेलफेयर पे भी फोकस करती है। ठीक है ना। वेलफेयर, इसको न्यू क्लासिक एरिया पे कहते हैं। वेलफेयर मतलब कि सोसाइटी के भले के बारे में भी सोचती है इकोनॉमिक्स। ठीक है ना। तो उसके बाद आए, नहीं, इनके भी क्रिटिसिज्म हुआ। देन उसके बाद आए हमारे रॉबिन। ठीक है ना। रॉबिन ने रॉबिन्स ने कहा कि नहीं, वेलफेयर नहीं, वेल्थ भी नहीं, मतलब वेल्थ तो था ही इसका मतलब ये नहीं, नहीं नहीं, इस पे तो फोकस करती है। बट इकोनॉमिक्स किस पे फोकस करती है, स्कैरसिटी पे भी फोकस करती है। मतलब ये रिसोर्स जो है हमारे क्या है, लिमिटेड है। रिसोर्स हमारे क्या है, लिमिटेड है, स्कैरसिटी है उनकी, और उनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ठीक है ना। रोबिन जी ने ये कहा। और देन उसके बाद आए सैमुअल्सन आए हमारे। ठीक है ना। नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, ये सिर्फ इस पे ही फोकस नहीं करती, ये ग्रोथ पे भी फोकस करती है कि कोई नेशन कितना ग्रो कर रहा है या कोई घर कितना ग्रो कर रहा है। ठीक है ना। माइक्रो लेवल पे कोई फर्म कितनी ग्रो कर रही है। ठीक है ना। तो ये मॉडर्न एज की डेफिनेशंस थी। ठीक है ना। तो हम इन्हीं चीज़ों को समझेंगे इसमें कि वेलफेयर मतलब कि वेलफेयर कैसे, मतलब इकोनॉमिक्स में कैसे वेलफेयर किया जाता है। ठीक है ना। वेल्थ और स्कैरसिटी, रिसोर्स को कैसे समझा जाता है, और किसी नेशन को ग्रो कैसे, मतलब कोई नेशन कैसे कैसे ग्रो करता है और कौन कौन सी फैक्टर्स जो है उनको इम्पैक्ट करती हैं इन चीज़ों को। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स में। ठीक है ना। और इसके नेचर्स में। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है हमारे, ये है हमारे एडम स्मिथ जी। ठीक है ना। तो इसके बाद हम देखते हैं अगला टॉपिक, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है या फिर नॉर्मेटिव साइंस है। ठीक है ना। ये एक मतलब टर्म्स पूछी जाती है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और ऐसे भी आपको बताना चाहिए। ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स क्या है, अगर हम साइंस की बात की जाए तो साइंस क्या है, एक सिस्टमेटिक नॉलेज है। ठीक है ना।
रिलेवेंट फैक्ट्स एंड कलेक्शन क्लासीफाइज एनालाइज विद स्केलर्स ऑफ मेजरमेंट्स, ठीक है ना। तो मतलब कि ये जो साइंस जो होते हैं ना, साइंस की जो फैक्ट होती हैं, ये जो कुछ भी मतलब कि इसकी प्रैक्टिकल्स होते हैं, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। एप्लीकेबल इन द सेंस, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ जहाँ पे हो रही होगी वही चीज़ पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी होगी तो वैसा ही होगा, मतलब वही प्रोसेस से होगी, ठीक है ना। ठीक है ना, जैसे वाटर वेपोरेट करेगा, मतलब सन की लाइट पड़ेगी, अगर कहीं पे पानी होगा तो वहाँ पे वेपोरेशन होगी, मतलब कि अगर अर्थ की तरह ही कहीं पे इन्वायरमेंट है तो वहाँ पे फिर कंडेंसेशन होगी, देन उसके बाद प्रेसिपिटेशन होगी, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें, तो ये एक तरह का साइंस का कॉन्सेप्ट है। बट क्या इकोनॉमिक्स में भी ऐसा ही होता है? अगर सपोज करो कि किसी कहीं पे पैसा इंजेक्ट किया जाता है मार्केट में, तो उसके क्या क्या मतलब कि क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो ये यही हमने देखना है कि ये क्या पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात की जाए, जैसे देखिए, जैसे पैसे की एग्जांपल ही ली मैंने फर्स्टली, कि अगर हम कहीं पे मनी की सप्लाई इंक्रीज कर देते हैं, मतलब कि मार्केट में पैसा इंजेक्ट करता है आरबीआई, हम नहीं करते, कौन करता है? आरबीआई करता है, ठीक है ना। अगर तो क्या होगा, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बेसिकली देखा जाए सिंपली तो प्रोडक्ट के जो प्राइस होते हैं वो राइज कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? क्योंकि मार्केट में पैसे का इनफ्लो बढ़ जाता है, और उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है कि सबको पता है कि इसके मतलब कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है, प्रोडक्शन तो है नहीं, प्रोडक्ट तो है नहीं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं कि प्रोडक्ट के प्राइस जो होते हैं वो राइज कर जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इन्फ्लेशन हो जाती है, ठीक है ना। तो इन्फ्लेशन भी समझेंगे आगे हम डिटेल में, ठीक है ना। बट अभी हम ये फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन से रिलेटेड ही, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखे जाए, यही पॉजिटिव साइंस से रिलेटेड ही एग्जांपल है, कि अगर हम सपोज कीजिए कि एक हमारा खेत है, वहाँ पे अगर हम फर्टिलाइज़र वगैरह पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा? वहाँ के जो ग्रेन्स जो होंगे हमारे, उनकी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि हमने फर्टिलाइज़र यूज़ किया, ठीक है ना। तो ये एक तरह की पॉजिटिव साइंस है। और जैसे ही कि अगर कहीं पे बर्थ रेट इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? डेथ रेट जो है वो क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट, मतलब डेथ रेट जो है वहाँ एरिया का क्या है? कम है, ठीक है ना। जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। तो ये होती है एक तरह की हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। बेसिकली पॉजिटिव साइंस जो होती है ना, ये किस पे फोकस्ड, मतलब किस चीज़ पे ध्यान देती है? वाई एंड हाउ, और इसको कम कैसे किया जाए, ठीक है ना। मतलब ये चीज़ क्यों हो रही है और कैसे हो रही है, इसको कम कैसे करेंगे, ठीक है ना। बट जो नॉर्मेटिव साइंस होती है ना, उसमें ये तो होता है कि वाई एंड हाउ, बट उस चीज़ को देखा जाता है कि ये अच्छी है या बुरी है, ठीक है ना। ये क्या इकोनॉमी के लिए अच्छी है या बुरी है? जैसे एग्जांपल से हम समझेंगे कि देखिए, सबसे पहले नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स अभी हमने डिस्कस किया कि इन्फ्लेशन कैसे होती है, पता है आपको? इन्फ्लेशन होती है जब मार्केट में पैसा मतलब कि इंजेक्ट किया जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाते हैं, मतलब महंगाई हो जाती है, ठीक है ना। तो आम आदमी इसको एफर्ड नहीं कर पाता है, ठीक है ना, उन प्रोडक्ट्स को परचेज़ नहीं कर पाता है, ठीक है ना। कर पाता है अगर, मतलब कि अगर उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, ठीक है ना, तो उसी के हिसाब से उसकी सैलरी वगैरह, जो भी उसकी वेज वगैरह होगी, वो इंक्रीज़ करेगी और प्रोडक्ट को वो परचेज़ कर पाएगा, ठीक है ना। बट डिफ्लेशन क्या है? डिफ्लेशन क्या होती है कि मार्केट में सपोज करो कि एक मतलब कि एक दिहाड़ी लगाने वाले बंदे के पास पैसा ही नहीं है, मतलब कि इकॉनमी में पैसा ही नहीं है, और क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं बाज़ार में, ठीक है ना, कोई उनको खरीद नहीं रहा है। ये होती है डिफ्लेशन, ठीक है ना। मार्केट में पैसा ही नहीं होता, ठीक है ना, और प्रोडक्ट होते हैं बट उनकी सेल नहीं हो रही होती, ठीक है ना। तो डिफ्लेशन में क्या होता है? जब सेल नहीं होगी तो डिमांड जनरेट नहीं होगी और प्रोडक्शन नहीं होगी, तो इसकी वजह से क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट लॉस होता है, ठीक है ना। और इन्फ्लेशन में क्या होता है? इन्फ्लेशन में ये होता है कि महंगाई तो होती है लेकिन डिमांड होती है, ठीक है ना, और प्रोडक्शन भी हो रही होती है, तो एम्प्लॉयमेंट मतलब कि इतना कम नहीं होता है। तो इससे अच्छा एम्प्लॉयमेंट से मतलब कि डिफ्लेशन से अच्छा तो एम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन है, ठीक है ना। मतलब कि डिफ्लेशन क्या है? बहुत खतरनाक होती है, एक सिचुएशन होती है इकोनॉमी की, ठीक है। बट इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से अच्छा है, डिफ्लेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इन्फ्लेशन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिफ्लेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और जैसे हम इसकी एग्जांपल एक और समझेंगे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की, जैसे अगर सपोज़ कीजिए कि एक कोई बहुत ही लग्ज़री आइटम्स, जैसे सपोज़ कीजिए यहाँ पे सिर्फ अल्टो ही बिकती है, वहाँ पे हम कहें कि मर्सिडीज की सेल करेंगे, ठीक है ना, तो हो पाएगी? नहीं होगी, ठीक है ना। वो हमारा पैसा वैसे का वैसा ही रह जाएगा, क्योंकि अगर वहाँ पे हम अगर
प्लांट सेटअप करते हैं कि अगर हम सोचते हैं कि मर्सिडी, यहाँ पे मर्सिडी बिकेगी हमारी, ठीक है, लग्जरी आइटम्स गुड्स बिकेंगे, ठीक है ना, तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि उनकी डिमांड ही नहीं होगी, लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा उसको परचेज़ करने के लिए। तो वो क्या कर जाएगा, अल्टीमेटली क्या होगा, वो प्रोडक्ट वैसा का वैसा ही रह जाएगा, बिकेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये भी एक तरह का हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की एग्जाम्पल है, ठीक है ना, ये आगे आप देख सकते हैं। और स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, और आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप इन्फिनिटी एजुकेशन चैनल सर्च करिए टेलीग्राम पे, और आपको पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगा, फ्री है, जो भी मिलेगा यहाँ पे फ्री मिलेगा, ठीक है ना। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, अब स्कोप की बात करें तो स्कोप क्या है, देखिए जो इकोनॉमिक्स होती है, जैसे हमने समझा कि नॉर्मेटिव साइंस, ठीक है ना, पॉजिटिव साइंस, ठीक है ना, तो ये क्या है, देखिए जो इकोनॉमिक्स में हम फोकस करते हैं ना, वो किस किस पे करते हैं, ठीक है ना, किस चीज़ पे फोकस किया जाता है। सबसे पहले कुछ ना कुछ अगर हम देखें, पर्टिकुलर इंसान की कुछ ना कुछ क्या होती है, पहले डिमांड होती है, क्या होती है, डिमांड होती है, मतलब कि सबसे पहले अगर आप होंगे तो आप क्या करोगे, विश करोगे कि काश ये मेरे पास चीज़ होती, बट क्या आपके पास उसको परचेज़ करने के लिए, मतलब उसको ख़रीदने के लिए क्या आपके पास पैसा है, तो वो अगर आपके पास पैसा है तो वो क्या है, वांट है आपकी, क्या है, वांट है। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है, वो आपका सिर्फ ख्वाब बन के रह गया, तो ये क्या है, डिज़ायर है। डिज़ायर के बेसिस पे प्रोडक्शन नहीं की जाती, इकानमी में यही समझाया जाता है कि डिज़ायर के बेसिस पे प्रोडक्शन नहीं की जाती, किसके बेसिस पे प्रोडक्शन की जाती है, वांट के बेसिस पे, और वांट से ही क्या बनती है, हमारी डिमांड बनती है, ठीक है ना। और जब डिमांड जनरेट होती है देन उसके बाद एफ़र्ट लगाया जाता है उस पे। एफ़र्ट मतलब कि अगर आपकी कुछ डिमांड होगी, फिर उस पे एफ़र्ट डाला जाएगा और कुछ प्रोडक्ट बनाया जाएगा, ठीक है ना, जैसी आपकी वांट होगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, उसको अलग अलग एरिया में क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। देन उसके बाद उसको आप क्या करोगे, कंज्यूम, जिसकी वांट होगी वो उसको कंज्यूम करेगा। देन उसके बाद फिर से उसकी डिमांड जनरेट होगी, ठीक है ना, फिर एफर्ट लगेगा, फिर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये साइकिल चलता रहता है। तो इसी चीज़ को समझने के लिए, इसी सर्कल को इफेक्टिवली, इन चीज़ों में जो भी प्रॉब्लम्स आती आती हैं जब लार्ज स्केल पे, तो इनको कैसे टैकल किया जाए, कैसे मतलब कि अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने, मैन्युफैक्चर करने में ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, उसको कैसे कम किया जाए, यही चीज़ें हम समझते हैं किसमें, इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना। ठीक है ना, किसी एरिया में कैसे हम मतलब इफेक्टिवली अपने प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना, क्या हम ट्रेन से पहुंचाएं, क्या हम सड़क से पहुंचाएं, ठीक है ना, क्या हम बाय एयर पहुंचाएं, क्या बाय शिप पहुंचाएं, ठीक है ना, वाटर वे ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है ना। तो यही चीज़ें हम समझेंगे, इसी चीज़ में आती हैं स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, यही स्कोप है एक तरह का, ठीक है ना, इसी चीज़ को समझेंगे हम, ठीक है ना। आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। तो फिर आगे देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इन इकोनॉमिक्स। तो बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं, देखिए सबसे पहले जैसे ये मॉल की एग्जांपल ली हुई है, आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में कि गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है, ठीक है ना। गुड्स की बात की जाए तो गुड्स क्या है, बेसिकली गुड्स हमारी मटेरियल थिंग्स होती है, ठीक है ना, मतलब मटेरियल इन द सेंस मतलब कि हम उसके बीच कुछ ना कुछ तो होता ही है, ठीक है ना। गुड्स कुछ भी होगी वो मटेरियल होगा, उसमें किसी न किसी चीज़ से बनी होगी, और साथ में क्या होगा, टेंजिबल, उसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है ना। देन उसके बाद अगर हम कहीं फिजिकल, उसकी कुछ फिजिकल डायमेंशंस होंगी, ठीक है ना, जैसे होती है ना 2D फिगर, 3D फिगर। अब प्रोडक्ट जो होगा 2D में भी हो सकता है और 3D में भी हो सकता है, ठीक है ना। उसके कुछ फिजिकल एट्रीब्यूट्स मतलब उसके कुछ कैरेक्टर्स कह सकते हैं हम, ठीक है ना, कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, प्रिजर्व्ड ओवर टाइम, और उस कैरेक्टर मतलब कि हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब फिजिकल डायमेंशन तो होगी ही होगी प्रोडक्ट की, और क्या होगा, उसका कुछ फिजिकल एट्रीब्यूट मतलब इसको कितने टाइम तक हम प्रिजर्व करें। जैसे आपकी शर्ट हो, आप मार्केट से क्या करते हैं, शर्ट लेते हैं, तो वो कितने टाइम तक चलेगी, साल 2 साल, ठीक है ना। बट अगर सपोज कीजिए अगर आप एक कार लेते हैं, तो क्या वो साल 2 साल के लिए लेंगे, नहीं, वो कम से कम 20-30 साल के लिए तो लेंगे ही आप, ठीक है ना। तो वो एक इसका फिजिकल एट्रीब्यूट है, ठीक है ना। यही एक करेक्टर है, ये एक करेक्टर नहीं होते, किसी प्रोडक्ट के बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है ना। एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंसी ऑफ देयर ऑनर, ठीक है ना। और ये ऑनरशिप भी एक तरह का मतलब कि शो करता है कि जैसे आपके पास कोई चीज़ है, आपका पेन है, तो आप कहोगे ये मेरा पेन है, ठीक है ना। तो यही होता है कि मतलब कि ऑनरशिप हम प्रोडक्ट पे अपनी जताते हैं कि ये मेरी चीज़ है, ठीक है ना। और ऑनर अर्न बाय सम पर्सन, ठीक है ना,
और इसको मतलब अर्न्ड बाय सम पर्सन, वही चीज़ होगी, ठीक है ना। और हम इसको ऑनरशिप भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हैव ए वैल्यू इन एक्सचेंज, ठीक है ना। आपको बदले में कुछ मिलेगा तो आप उसकी ट्रांसफर मतलब वैल्यू ट्रांसफ़र कर देंगे। मॉल में क्या होता है, देखिए प्रोडक्ट जो बनता है सबसे पहले कहाँ बनता है, फैक्ट्री में बनता है, फिर उसके बाद होलसेलर के पास जाता है। होलसेलर के पास कैसे जाते हैं, बदले में उसको पैसा देता है, ठीक है ना। तो फिर होलसेलर कहाँ सेल करता है, रिटेल को सेल करता है, ठीक है ना। रिटेल किसको सेल करता है, कंज्यूमर को। बदले में क्या देते हैं, पैसे देते हैं। तो वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब उसके बदले में कुछ दिया जाता है। जब पैसा नहीं था तो तब क्या दिया जाता था, ठीक है ना। तो वैल्यू, कुछ बदले में वैल्यू दी जाती है, तब उसको एक्सचेंज की मतलब तब आपको बदले में कुछ ना कुछ मिलता है, ठीक है ना। तो जब पुराने टाइम जब पैसे नहीं थे, मतलब जब मनी नहीं था, तब उसको हम वाटर सिस्टम कहते थे। वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब टॉपिक आएगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा गुड्स से रिलेटेड, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज क्या है, जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे आप एक टीचर के पास पढ़ने के लिए जाते हैं, ठीक है ना। आप एक लॉयर के पास केस लड़ने के लिए जाते हैं, ठीक है ना। आपके खिलाफ कोई मतलब कि आपको कह देता है कि कोई आपके सपोज कीजिए कि आपके खिलाफ कोई होना है ऐसे, मतलब कि कोई एफआईआर वगैरह कर दे, तो आप लायर लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक तरह की क्या है, सर्विसेज दी जाती हैं, ठीक है ना। तो सर्विसेज कौन देता है, ठीक है ना। भले सर्विसेज होती क्या है, बेसिकली हमने ये समझना है। पहले हमने क्या समझा, गुड्स और सर्विसेज क्या होती है। सर्विसेज वो होती हैं जो क्या होती हैं, सर्विसेज एक्ट एज यूज विच इज़ कंज्यूमर फॉर्म्स गवर्नमेंट इज़ विल टू पे, ठीक है ना। तो सर्विसेज किसके द्वारा दी जाती हैं, जैसे बार बार नाई हो गया, हमारे बाल वगैरह काटता है, ठीक है। डॉक्टर्स, लायर, ठीक है ना, मैकेनिक्स, बैंक, इंश्योरेंस, ठीक है ना, कंपनीज वगैरह होती है, जो हमें क्या देती हैं, सर्विसेज देती हैं। और सर्विसेज से रिलेटेड हमें 7 पीस का ध्यान रखना है, ठीक है ना। जब मार्केटिंग में कोई भी सर्विसेज दी जाती है तो 7 पीस होते हैं उसमें। सबसे पहले उनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इन द सेंस मतलब ये नहीं कि वो सच में आपको प्रोडक्ट देंगे, मतलब कुछ ना कुछ देंगे, आपको वैल्यू देंगे, ठीक है ना। उसी को यहाँ पे प्रोडक्ट मानते हैं हम, ठीक है ना। और फिर क्या होता है, उसका कुछ प्राइस होता है, ठीक है ना। बदले में आप पैसे मतलब अगर आपको कुछ सर्विसेज मिल रही है तो बदले में पेमेंट तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और वो एक पर्टिकुलर एरिया में दी जाएगी, ठीक है ना, उसको हम प्लेस कहते हैं। और प्रमोशन की जाती है, ठीक है। प्रमोशन सर्विसेज की मतलब कि आपको किसी न किसी से पता ही चला होगा ना कि वो जो डॉक्टर है बहुत ही अच्छी सर्विसेज देता है, उसके पास मैं गया था तो मेरा ये जो रोग था, ये जो मेरी डिजीज़ थी वो ठीक हो गई, ठीक है ना। और बदले में क्या देता है, आपको फिजिकल एविडेंस भी देता है कि आपने मेरे से सर्विसेज ली है, ठीक है ना। और ये इसमें पीपल इन्वॉल्व होते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें पीपल इन्वॉल्व मतलब कि पीपल इन्वॉल्व होते हैं और कुछ प्रोसेस होता है, मतलब टाइम टाइम टेकिंग प्रोसेस है, यही नहीं है एकदम में हो जाएगा, ठीक है ना। प्रोसेस जैसे आप सपोज कीजिए, अगर दिल्ली से आपको जम्मू के लिए आना है तो बाय ट्रेन आ सकते हैं, बाय एयर आ सकते हैं, बाय बस से आ सकते हैं, ठीक है ना। तो वो जो टाइम जो है अपना सर्विसेज लेने में है, वो उसमें टाइम लगता है, उसी चीज़ को हम प्रोसेस कहते हैं, ठीक है ना। तो फीचर्स या करेक्टर हम सर्विसेज के क्या कह सकते हैं कि ये इंटेंजिबल इन नेचर होती है और हिट्रोजीनियस होती है, ठीक है ना। हिट्रोजीनियस मतलब कि ये नहीं कि जैसे मैंने आपको सर्विसेज दे रहा हूँ वैसे ही बाकी लोग भी आपको सर्विसेज दे रहे होंगे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ क्या बाकी भी सभी वैसे पढ़ा रहे होंगे, नहीं। मेरा पढ़ाने का तरीका अलग होगा, बाकियों का पढ़ाने का तरीका अलग होगा, ठीक है ना। और इनसेपरेबल, इनसेपरेबल मतलब मेकर्स मतलब कि आप इसको जो सर्विसेज ये बना रहे हैं ना उसको आप अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना। या आप कहोगे कि नहीं मेरे जैसा ही कोई और पढ़ाए, तो ये थोड़ा इम्पॉसिबल सी चीज़ है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को कह सकते हैं इनसेपरेबल फ्रॉम देयर मेकर्स, उसको मेकर से अलग नहीं किया जा सकता। और ये क्या होती है, पेरिशेबल, मतलब जैसे लेक्चर ख़त्म उसके बाद फिर भी देख सकते हो आप, ठीक है ना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप क्या करते हो कि आप सिनेमा हॉल में जाते हो मूवी देखने, ठीक है ना। तो आपको टिकट मिलता है, टिकट मिल के आप क्या करते हो, अंदर बैठते हैं, मूवी देखते हैं, बाहर आते हैं, ठीक है ना। और फिर वही टिकट लेके बाहर आपको वापस नहीं जाने दिया जाता क्योंकि वो उसका टाइम हो गया, ठीक है। वो पेरिशेबल, वो यही चीज़ दिखाती है, पेरिशेबल इन नेचर है, ठीक है ना। सर्विसेज टाइम के बाद ख़त्म। उसके बाद हम कहते हैं पब्लिक वर्सेस प्राइवेट गुड्स। पब्लिक गुड्स कौन सी होती हैं और प्राइवेट गुड्स कौन सी हैं। पब्लिक गुड्स की बात करी जाए तो जो सबके लिए कॉमनली यूज़ की जाती, मतलब इस सब यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। जैसे क्या, नेशनल डिफेंस, लॉ इन्फोर्समेंट, ठीक है ना। आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है, ठीक है ना। आप मतलब कि पार्क में जा सकते हो, ठीक है ना। ये एक तरह की पब्लिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कोई भी मतलब कि कोई भी रोका टोकी नहीं कर सकता, ठीक है ना। ए गुड्स अवेलेबल टू एवरीवन टू कंज्यूमर, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ हु पेज एंड हु डज नॉट स्पाइल अवर बेनिफिट्स, ठीक है ना। कोई पे करता है और कोई नहीं भी कर सकता कंज्यूमर। अब पार्क में जाने के लिए कोई रोक थोड़ा ना सकता है, ठीक है ना। अगर कहीं पे फीस होगी, मतलब कि अगर कहीं पे कोई टिकट वगैरह लेना होगी तो
वहाँ पे तो चलो जा सकते हैं टिकट लेके, मतलब ये नहीं कह सकते कि आप नहीं जा सकते, ठीक है ना। अगर आप पैसे देंगे उनको अगर बदले में, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। बट जो प्राइवेट गुड्स होती हैं इसमें क्या होती हैं, एक गुड्स कंज्यूम्ड बाय सिंगल पर्सन और हाउस होल्ड, ठीक है ना। प्राइवेट गुड्स बेसिकली सिंगल पर्सन के द्वारा ही कंज्यूम की जाती है, मतलब एक पर्टिकुलर बंदे के साथ ही कंज्यूम की जाती हैं, और ये क्या होती है, और इनके पर्टिकुलर ऑनरशिप होती है, ठीक है ना। ये मतलब एक टाइम के बाद आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसको भी दूंगा नहीं, या मेरे को दो ये चीज़, ठीक है ना। वो मतलब कि उसकी मतलब ऑनरशिप कंज्यूमर, मतलब ये एट द टाइम, एक टाइम के बाद वो ट्रांसफ़र नहीं होती है, ठीक है ना, मतलब कंज्यूम होने के बाद, ठीक है ना। तो ये एक तरह की प्राइवेट गुड्स होती हैं। ऐसे समझिए कि जैसे प्राइवेट गुड्स वो कह सकते हैं जो कि हमारी गुड्स होती हैं नॉर्मल डे टू डे टाइम में, जो भी हम कुछ खरीदते या बेचते हैं वो एक तरह का, ठीक है ना, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, तो वो एक तरह की क्या होती है, प्राइवेट गुड्स होती हैं हमारी, ठीक है ना। उसके बाद हम कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं, जैसे ये पिक्चर देखिए आप, ठीक है ना। पिक्चर में क्या है, कार मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ये फैक्ट्री का वो है, व्यू है, ठीक है ना। और ये कार किसके द्वारा बनाई जा रही है, मशीनों के द्वारा, ठीक है ना। अब इसमें जो कैपिटल गुड्स हैं ये मशीन्स हैं जो कार को मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, ठीक है ना। मतलब कि ये गुड्स कंज्यूमर के किसी भी, मतलब कि डायरेक्टली किसी काम की नहीं है, ठीक है ना, बट इनडायरेक्टली बहुत काम की हैं, ठीक है ना, फैक्ट्री के लिए, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या कर रही हैं, ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, देन उसके बाद हमारी नीड्स को सेटिस्फाइज कर रही है, ठीक है ना। जैसे टीवी, फ्रिज, ऑटोमोबाइल्स, ठीक है ना, इनको बनाने के लिए जो मशीन्स यूज़ होती हैं ये एक तरह का हम कह सकते हैं कि कैपिटल गुड्स हैं। बट किसी के लिए ये भी हो सकता है कि जो कैपिटल्स गुड्स हैं वो किसी के लिए, मतलब इनके लिए, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक टेलर है, ठीक है ना। टेलर के लिए उसकी मशीन क्या है, कैपिटल गुड्स है। बट वही कंपनी की कोई और कंपनी जो सिर्फ टेलर की मशीन्स बनाती हैं, और टेलर की मशीन को बनाने के लिए जो मशीन्स यूज़ होती हैं, ठीक है ना, उस कंपनी के लिए वो कैपिटल गुड्स हैं। बट प्रोडक्ट क्या है उनकी, टेलर की मशीन्स, ठीक है ना। और टेलर के लिए अगर एक, मतलब कि टेलर के लिए देखे जाए तो उसकी कैपिटल गुड्स क्या है, वो मशीन है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, एक मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो समझ आ जाएंगी, ठीक है ना। तो कैपिटल गुड्स बेसिकली क्या होती है, हम इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद वो हमें रिटर्न देती हैं, ठीक है ना कुछ रिटर्न देती रहती हैं फॉर द टाइम, ठीक है ना। बट कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं, वो हमें इतना रिटर्न नहीं देती, ठीक है ना। कंज्यूमर गुड्स मतलब एक बार मैन्युफैक्चरिंग हुई, देन उसके बाद उससे हम कोई भी प्रॉफिट पर्पस के लिए उनको यूज़ नहीं किया जाता है। बट कैपिटल गुड्स जो होती हैं हमेशा प्रॉफिट पर्पस के लिए यूज़ की जाती हैं, जैसे फैक्ट्री में, ठीक है ना। तो यही था कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स में डिफरेंस, ठीक है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। और उसके बाद होती है पेरिशेबल गुड्स एंड कुछ ड्यूरेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स कौन सी होती है, जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे कि एक सब्ज़ी, देखिए अगर सब्ज़ी मार्केट में आती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन तक ही रह पाएगी एक दुकान पे, उसके बाद वो क्या होगी, अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। उसको कोई नहीं भी खरीदेगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, उसका मतलब ख़राब हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो ये पेरिशेबल मतलब उसका एक टाइम है, उसके बाद उसको बिकना ही बिकना है, ठीक है ना। और ड्यूरेबल कौन सी होती है, जो मतलब लंबे समय तक होती है, 10 से 4-5 साल से ऊपर ही होती है, ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स। और कुछ सेमी ड्यूरेबल गुड्स भी होती हैं हमारी, ठीक है ना, जैसे आपकी शर्ट्स, टी शर्ट्स वगैरह, ठीक है ना। तो ये कुछ सेमी ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड हो सके तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।